Hi everyone, good morning. Yeah, good morning Sumit. Hi Tanmay, good morning Ayush, good morning Sahil. Hi Aditya, good morning. हाँ हाँ, आज का मेन फोकस हमारा डाउट का डिस्कशन है थर्मो के एज वेल एज केमिकल इक्विलिब्रियम के. सो आई होप आप लोगों ने इकट्ठे कर रखे हैं. लाइक आई वांट टू गो इन द फॉलोइंग ऑर्डर. लाइक थर्मो के बुकलेट के डाउट्स पहले देखते हैं, फिर डीपीपीज में जो भी डाउट्स रहेंगे. देन फिर केमिकल इक्विलिब्रियम की बुकलेट में भी आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे बेस्ड ऑन द होमवर्क दैट आई शेयर्ड इन द लास्ट क्लास, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे. केमिकल इक्विलिब्रियम के होमवर्क में मैंने आप लोगों को बुकलेट के क्वेश्चन दिए थे कि डीपीपीज दिए थे? दोनों दिए थे. अच्छा ठीक है, दोनों डिस्कस कर लेंगे. हाँ सुमित, क्या कह रहे हो? प्रीवियस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन. प्रीवियस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन ये तो आई थिंक मैंने मतलब डिस्कस करा नहीं था ना. ये वाला क्वेश्चन कह रहे हो ना तुम? फॉर द गिवन रिएक्शन. इज दिस व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट सुमित, या फिर इसके ऊपर वाला अप्रोक्सीमेशन बेस्ड वाला? पता नहीं कहाँ गायब हो गया. एनीवेज चलो ठीक है. कमिंग टू टुडेज डिस्कशन, आप लोग मुझे बताओ. चलो सबसे पहले कौन सा कह रहे हो अमन? अप्रोक्सीमेशन वाला जो था क्वेश्चंस. अच्छा अच्छा. सो लास्ट क्लास में जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो नोटिस करना, ठीक है, दिस वाज द प्राइमरी प्रॉब्लम टाइप जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, दिस इज व्हाट वाज द फोकस. यहाँ पे नोटिस करना, मैं आपको एक रिएक्शन दे देता था, उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे देता था एंड इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दे देता था, एंड देन बोलता था कि लेट्स सॉल्व फॉर द इक्विलिब्रियम अमाउंट, कितना एक्सटेंट रहेगा रिएक्शन का. ठीक है, दिस वाज द प्राइमरी थॉट प्रोसेस विद विच हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे. हम लोगों ने मोल्स एनालिसिस देखा, पार्शियल प्रेशर एनालिसिस देखा, डिपेंडिंग ऑन केसी दिया है, केपी दिया है, वो सब चीजों पे मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया. ठीक है, देन आपने नोटिस किया होगा कि जो क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करवाए थे उन क्वेश्चंस में प्राइमरीली ज्यादा से ज्यादा आपसे मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करवा रहा था. जो डेटा था, स्टोइशियोमेट्री थी, वो कुछ ऐसी होती थी कि उसमें आप ज्यादा ज्यादा क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते थे और आपके आंसर्स फिर निकाल लेते थे. समटाइम्स ऐसा हो सकता है दैट हायर डिग्री पॉलिनोमियल भी सॉल्व करने को पड़ जाए, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, बट उसमें अप्रोक्सीमेशंस रहेंगे. ठीक है, वो क्वेश्चन को ऐसे ही डिजाइन करा जाएगा कि उसमें आप अप्रोक्सीमेशन यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हो. यू डोंट नीड टू रियली गेट इनटू द सॉल्विंग ऑफ क्यूबिक या 4 डिग्री पॉलिनोमियल. तो वो कैसे वर्क करता था वो यहाँ पर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया था. ठीक है, एक एग्जाम्पल था जिसमें मैंने के बहुत लार्ज लिया था, ठीक है, और एक एग्जाम्पल था जिसमें मैंने के बहुत स्मॉल लिया था, एंड अकॉर्डिंगली आपको बोला था दैट यू विल हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू गो अबाउट अप्रोक्सीमेटिंग. ठीक है, तो एक बार यहाँ साइड में देख लो. मान लो, ठीक है, ये रिएक्शन है. ठीक है, रैंडम रिएक्शन है. 2A प्लस 3B इज गिविंग 4C. ठीक है, ये रिएक्शन है आपके सामने, एंड इस रिएक्शन का के मैंने आपको दे दिया. ठीक है, केसी केपी कुछ ना कुछ दे दिया, एंड ये बता रहा हूं दैट दिस इज अ वेरी लार्ज वैल्यू. ठीक है, एंड मैंने आपको बोल दिया कि इनिशियली इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, सी का कुछ भी नहीं है. ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम पर क्या डेटा रहेगा, कितना अमाउंट में ए बचेगा, कितना अमाउंट में बी बचेगा, वो चीज के ऊपर आपको वर्कआउट करना है. ठीक है, हाउ मच ए विल बी देयर एट ड्यूरिंग द इक्विलिब्रियम वो बताना है.
तो आप कैसे करोगे? ठीक है, यू विल फिगर आउट द सेम मेथोडोलॉजी, स्टार्ट, रिएक्टेड, प्रोड्यूस्ड एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, -2x -3x +4x। ठीक है, कोएफिशिएंट्स का ध्यान रखते हुए इक्विलिब्रियम पे 1 -2x 1 -3x एंड 4x। k विल बी इक्वल टू 4x की पावर 4। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन का ही एनालिसिस था। ठीक है, ये सब कॉन्सेंट्रेशन ही है। ठीक है, मोल्स मत मानो, कॉन्सेंट्रेशन मान लो, तो वॉल्यूम वॉल्यूम का दिक्कत नहीं आएगा। 4x की पावर 4 अपॉन 1 -2x की पावर 2 1 -3x की पावर 3। राइट, अब डू यू थिंक यू आर केपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस पॉलिनोमियल? आई बिलीव आई एम नॉट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे बोला जा रहा है दैट ये k का वैल्यू लार्ज है, तो मुझे अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब क्या अप्रोक्सीमेशन वर्क करेगा? ठीक है, ये लार्ज का मतलब क्या होगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे मैं फोकस करूं। ठीक है, तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन दैट कम्स टू माय माइंड? या तो न्यूमरेटर बहुत बड़ा होगा, राइट, न्यूमरेटर बहुत बड़ा होगा। इज इट पॉसिबल दैट न्यूमरेटर बहुत बड़ा हो? क्या ये पॉसिबल है? कैन सी का बहुत सारा अमाउंट बन सकता है? मतलब 1 मोल लिए हैं, इवन इफ द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, डू यू थिंक सी का बहुत ज्यादा अमाउंट बन सकता है? राइट, कॉमन सेंस लगाना पड़ रहा है। तो न्यूमरेटर बहुत बड़ा हो ऐसा तो नहीं होगा। डू यू थिंक डिनोमिनेटर कैन बी अ वेरी स्मॉल वैल्यू? डिनोमिनेटर कैन बी वेरी स्मॉल, राइट। ये रिएक्टेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली कंज्यूम हो सकते हैं, छोटे छोटे सी इनकी क्वांटिटी बच सकती है बस। तो मे बी दिस इज व्हाट सीम्स लाइक अ करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस। अच्छा, अब इतना कॉमन सेंस आपने लगाया, अब इसके बाद में डिनोमिनेटर में आप नोटिस कर रहे हो तो दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है एक ये टर्म है। विच डू यू थिंक मेक्स अ बेटर चॉइस फॉर बीइंग स्मॉल, 1 -2x या 1 -3x? लाइक x should approach 1/2 और x should approach 1/3। कौन सा बेटर अप्रोक्सीमेशन रहेगा? एंड कॉमन सेंस लगाना है वापस से। नोटिस करना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेगेटिव वैल्यूज आ जाए। ठीक है, या फिर अगर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं तो आप इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है उसके ऊपर अप्रोक्सीमेशन लगाना। ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, तो इसके ऊपर मेरा अप्रोक्सीमेशन काम करेगा। ठीक है, अगर आप x को 1/2 ले लोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगी ना वैल्यू, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कॉमन सेंस से समझ में आ रही है चीजें ये सब। तो दिस बिकम्स योर अप्रोक्सीमेशन कि यू नो x must be approaching a very small value, which is sorry, x must be approaching 1/3 such that this value becomes very very small. अब मैं अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करता हूं। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करने में भी थोड़ा दिमाग लगता है। ठीक है, k इज इक्वल टू 4। अब मैं न्यूमरेटर में x की वैल्यू 1/3 पुट कर दूंगा। ठीक है, यहां पर 1 -2 इंटू 1/3 यहां पर भी पुट कर दूंगा। ठीक है, यहां पर नहीं पुट करूंगा, यहां पर पुट कर दूंगा तो 0 हो जाएगा ना, यही तो मुझे सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो अब चीजों को मैंने काफी बेटर कर लिया है, अब ये थोड़ा सॉल्वेबल बन गया है। अब ये k का वैल्यू, ये बाकी वैल्यूज जो भी है इनको पुट करा और फिर क्यूब रूट लेकर मैं x का वैल्यू निकाल पाऊंगा। ठीक है, एंड इससे जो मेरा आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, बट इट विल बी वेरी क्लोज टू द एग्जैक्ट आंसर। मेरा काम चल जाएगा। समझ में आया? चलो ग्रेट, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को अभी इस चैप्टर में तो ज्यादा काम नहीं आएगी। देखो,
कुछ क्वेश्चंस है जिसमें काम आ जाएगा। अभी तो मैं ऐसे ही दूंगा जिनमें सॉल्वेबल हो जाएगा आसानी से। ठीक है, लिखना है आपको, ये कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लो, लाइक टेक दिस एज एन एग्जांपल एंड राइट डाउन द थिंकिंग प्रोसेस। हाँ देखो, अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद में, करेक्टर में अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद में आप जो एक्स का आंसर आपका आएगा उसको वैलिडेट जरूर करना। ठीक है, ऑलवेज ट्राई एंड वैलिडेट। जैसे मान लो अगर मैं गलत अप्रोक्सीमेशन ले लेता, एक्स 1/2 का अप्रोक्सीमेशन ले लेता और वैलिडेट करता, तो मुझे पता पड़ता कि मेरा अप्रोक्सीमेशन गलत हो गया है। ठीक है, तो वैलिडेट करना आपके लिए जरूरी रहेगा। यहां से आप निकालोगे एक्स का वैल्यू तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, चाहिए तो मैं एक बुकलेट का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं आप लोगों को खुद से। चलो ठीक है, 1 मिनट दो। आप लोग इसको क्वेश्चन को कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लो। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल कहीं पे लिखना चाहते हो तो वो भी लिख लो। फिर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन ट्राई करवाता हूँ। ठीक है, गिव मी अ मोमेंट। कहाँ गया वो क्वेश्चन, कहाँ गया कहाँ गया। हम्म हम्म करेक्ट, लिख लिया ये थॉट प्रोसेस। चलो, जिसने लिख लिया है ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो। तो मैं बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो और इसमें आप नोटिस करना जो डेटा है 1 ATM 2 ATM, उसके कंपैरिजन में केपी इज क्वाइट लार्ज। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कैसे वर्क करना है। चलो ट्राई करो।
हाँ हाँ, मतलब ये SO3 है यार, तुम लोग थोड़ा तो इतना तो कॉमन सेंस लगा लो। ये SO3 था। आई होप सॉल्व कर रहे होगे, यहाँ पे अटक नहीं गए होंगे। थोड़ा टाइपो वाइपो हो जाता है इधर उधर। आया कुछ आंसर किसी का? 2SO2 plus O2 is given to SO3. Start. Reacted produced equilibrium. SO2 कुछ भी नहीं है, O2 के बारे में बोला जा रहा है 2 ATM, SO3 के बारे में बोला जा रहा है 1 ATM। ठीक है, अब डेफिनेटली रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा टू अटेन इक्विलिब्रियम, राइट, क्योंकि रिएक्टेंट में एक स्पीशीज तो मिसिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। -2x प्लस एक्स प्लस 2x, राइट, ऐसा एनालिसिस लिखने में आई होप आपको दिक्कत नहीं आएगी। -2x प्लस x एंड प्लस 2x, तो इक्विलिब्रियम पे दिस विल बी 1 - 2x, 2 + x एंड 2x। ठीक है, अब Kp का एक्सप्रेशन क्या है? Kp का एक्सप्रेशन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर, ठीक है, सो 1 - 2x का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर, मतलब 2x का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो दैट मींस 2 + x। ठीक है, पार्शियल प्रेशर का एक्सप्रेशन हो गया, और ये 900 वैल्यू दी हुई है, राइट, सो दिस इज अ लार्ज वैल्यू। नाउ हाउ कैन इट बी लार्ज? It can be large if denominator or numerator is very big or denominator is very small, या both the cases are there. Do you think the numerator can be very big? Okay. Do you think the denominator can be very small? Out of these two terms, which can be very small? The first term 2x जो है वो काफी छोटा हो सकता है, क्योंकि 2 + x जो होगा वो 2 से थोड़ा ज्यादा ही होगा ना, it won't be like very small. It is 2x which can be very very small. तो बस अब यहाँ पे आपको approximation समझ में आ गया. That approximation is that 2x or you can say x approaches 0. ठीक है, that is your approximation. Now you have to place this approximation in the expression. ठीक है, तो 1 - 2x को मैं 1 लिख दूं, चलेगा, क्योंकि x बहुत छोटा है ना, तो 1 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। 2 + x को मैं 2 लिख दूं, ठीक है, 2 + x को मैं 2 लिख दूं क्योंकि x बहुत छोटा है, एंड 2x को मैं 2x ही रहने दूंगा। ठीक है, इसको मैं अप्रोक्सीमेट नहीं करूंगा, इसको 0 नहीं पुट करूंगा, क्योंकि दैट विल बी वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कॉमन सेंस। और अब आप x के लिए सॉल्व कर लो। ठीक है, दिस शुड गेट यू द वैल्यू ऑफ x, एंड देन व्हेन यू सॉल्व फॉर इट, उसको नोटिस कर लेना कि x काफी छोटा है। ठीक है, इट इज मच लेस देन 1, इट इज मच लेस देन 2, इट इज मच लेस देन हाफ, ऐसा देख लेना कि ये टर्म्स के हिसाब से x बहुत छोटा ही आ रहा होगा, एंड जब वो वैल्यू आ जाएगी तो आप अपना आंसर निकाल सकते हो। इज दिस क्लियर? समझ में आया ये अप्रोक्सीमेशन कैसे लेना था? ओके, ग्रेट। ठीक है, चाहिए तो मैं ये वाला स्टेप भी करके दिखा देता हूँ, आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, x will be equal to 1 upon
√2 इंटू 30 और 2x हो जाएगा 2√2, ठीक है, क्योंकि 30 का स्क्वायर रहेगा ना, तो 1/60√2, दिस विल बी x की वैल्यू। हाँ, अच्छा साहिल बताओ ना, इसमें ये लार्ज वैल्यू है तो ये कैसे हो सकती है, न्यूमरेटर बड़ा हो या डिनोमिनेटर छोटा हो, राइट? क्या न्यूमरेटर बहुत बड़ा हो सकता है? डू यू थिंक ये वैल्यू 1 से ज्यादा बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती ना, तो डिनोमिनेटर छोटा हो सकता है। अब डिनोमिनेटर में इन दोनों टर्म्स में या तो दोनों ही छोटे हो सकते हैं या फिर कोई एक छोटा हो सकता है, राइट? डू यू थिंक 2 + x छोटा हो सकता है काफी? 2 प्लस समथिंग ही होगा ना वो तो काफी छोटा क्या हो सकता है? ये 2x, दैट मीन्स this x approaches 0 या 2x approaches 0 is your approximation, ठीक है? इज दिस क्लियर? फिर उसके बाद उसको पुट करना रहेगा केपी के एक्सप्रेशन में उस अप्रोक्सीमेटेड अप्रोक्सीमेशन को, तो वहां पे थोड़ा कॉमन सेंस लगता है। चलो ग्रेट, ठीक है। सो आई होप ये अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट अब सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ऑल राइट, तो आज का थर्मो का डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, ऑलराइट, थर्मो की बुकलेट में से बताओ, गेट इक्विप टू एडवांस में सबसे पहले क्या क्या डाउट्स हैं? ट्वेंटी सिक्स 12, ठीक है, और बताओ इनके अलावा गेट इक्विप टू एडवांस वाले सेक्शन में। फिफ्टी सिक्स, ठीक है, इतना करते हैं डिस्कशन, फिर आगे कुछ आएगा तो आप लोग बताना मुझे। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 कहाँ पर है? 26 26 में डेल्टा जी निकालना है when 1 mole of water at 100 degree centigrade and 1 atm pressure is converted into steam at 100 degree centigrade and 2 atm pressure, ठीक है, ग्रेट। तो अब इसमें अच्छा क्वेश्चन है, the way in which I would look to solve this question
H2O लिक्विड से H2O गैस बन रहा है, ठीक है। 1 मोल 100 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm to 1 mole 100 degree centigrade but 2 atm. अब the thing is, अगर 1 atm ही प्रेशर रहता, ठीक है, तो फिर आपका आंसर क्या रहता? ये आपने बहुत बार किया हुआ है। रादर देन 2 atm, अगर ये 1 atm ही रहता, ठीक है, 1 atm 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर डेल्टा जी कितना होता? 0, because this is the condition of equilibrium for water 100 degree centigrade is boiling point at 1 atm. तो ये पहले पार्ट का तो आंसर मेरा डेल्टा जी 0 रहता। यहां पर मेरा डेल्टा जी कितना रहेगा? इफ आई एम टेकिंग द गैस फ्रॉम 1 atm टू 2 atm, तो ये अब आप फिगर आउट करना चाहोगे, करेक्ट? कैसे फिगर आउट करना चाहोगे? यू कैन स्टार्ट बाय द बेसिक्स। g is equal to h minus ts, so delta g will be delta h minus t delta s, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो चेंज नहीं किया है। फॉर आइडियल गैस there are some things which we already know. Delta h is ncp delta t and delta s is how much? nr ln v2 by v1 या फिर nr ln p1 by p2, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर का ध्यान रखना। ये तो 0 हो जाएगा और ये बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 373 इंटू 1 इंटू 8.314 इंटू लॉन 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल डेल्टा जी, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, विल बी डेल्टा जी 1 प्लस डेल्टा जी 2 0 प्लस वट एवर दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्राइक कर जाता तो बहुत अच्छी बात होती, ठीक है। एक और मेथड बता दूं इसको करने का, एक और मेथड भी है इसको करने का, but that would be something which requires you to remember the starting step that dg is equal to vdp minus sdt, right? एक और ये मेथड 2 जो अपन ने पढ़ा था, कब पढ़ा था? वेरिएशन ऑफ डेल्टा जी विद प्रेशर में, तो उस टाइम पे ये पढ़ा था, ठीक है। नोटिस करना H2O लिक्विड से आप H2O गैस जा रहे हो, ठीक है, 1 मोल 1 atm 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ये जा रहा है 2 atm एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आपने ये करा था, if you remember this as a starting point, dg is equal to vdp minus sdt, यहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो आप लिख सकते हो dg इज इक्वल टू जस्ट vdp, ठीक है।
एंड इसमें फॉर द रिएक्शन you can write d delta g is equal to delta v dp. ठीक है, इनको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये 1 atm से 2 atm का इंटीग्रल रहेगा कि डेल्टा जी एट 1 atm एंड डेल्टा जी एट 2 atm. ठीक है, तो ये डेल्टा जी 2 atm माइनस डेल्टा जी 1 atm विच इज 0 बिकॉज ये इक्विलिब्रियम कंडीशन था, विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर डेल्टा वी नोटिस करना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस सॉरी वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रहेगा. ठीक है, इसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे. ठीक है, गैस के कंपैरिजन में लिक्विड का वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर दोगे एंड यहाँ पर आप आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करोगे nRT अपॉन पी डी पी. ठीक है, गैस इज आइडियल, तो ये आपका nRT लॉन P2 बाय P1 बन जाएगा डेल्टा जी एट 2 atm. ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, देखना मैंने कहीं साइन की मिस्टेक तो नहीं करी है ना, क्योंकि ऊपर साइन कैसा आ रहा था माइनस, हाँ तो ये माइनस ऑलरेडी था यहाँ पर. ठीक है, बस तो यहाँ पे आप पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा जी का 1 इंटू 8.314 इंटू 2 सॉरी 373 इंटू लॉन 2. ठीक है, आई डोंट थिंक सब बच्चों को ये सेकंड वाला मेथड समझ में आया होगा. ये फर्स्ट मेथड तो समझ में आ गया होगा ना. सेकंड मेथड वाज समथिंग, अगर आपने वो जो मैंने सब टॉपिक पढ़ाया था वेरिएशन ऑफ डेल्टा जी विद प्रेशर वाला, वो अगर देखा हो तो उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, सेकंड वाला इतना अच्छे से नहीं आया तो भी चलेगा. फर्स्ट वाला इज लाइक मच मोर फंडामेंटल, मच मोर बेसिक इन नेचर, एंड ये सेकंड वाला इज मोर लाइक हार्डकोर थर्मोडायनामिक्स, ये कैलकुलस फैलकुलस में घुस के करने का. चलो ठीक है, फर्स्ट आ गया, बात अच्छी बात है. देन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12. हाँ, इसमें हम लोग कैसे करेंगे, द रिएक्शन इज ड्रिवन बाय एंथैल्पी या एंट्रोपी. तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब सी रिएक्शन is driven when डेल्टा जी, ठीक है, वैसे डेल्टा जी नॉट वगैरह पे नहीं होता है बट अब क्वेश्चन में वही दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है. when डेल्टा जी इज लेस देन 0, that means डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज लेस देन 0. ठीक है, तो ये कब ड्रिवन होगा, ठीक है, ये टर्म नेगेटिव हो और ये टर्म पॉजिटिव हो, राइट. डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव बनाने में हेल्प करेगा, और डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ये टर्म नेगेटिव बनाने में हेल्प करेगा. करेक्ट. तो यहाँ पर हम लोग जब देख रहे हैं इस रिएक्शन के लिए, डेल्टा एच इज नेगेटिव, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है. व्हाट अबाउट डेल्टा एस, डेल्टा एस यहाँ पे भी नेगेटिव दिख रहा है. ठीक है, मतलब एंट्रोपी ऑफ 1 इंटू 186 माइनस 2 इंटू 130.7 माइनस 1 इंटू 5.6. ठीक है, तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो दैट मीन्स ये ड्राइव कर रहा है बट ये अपोज कर रहा है. ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज ड्रिवन बाय एंथैल्पी नॉट एंट्रोपी. करेक्ट, समझ में आया. ओके,
देन आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे ना। इसमें किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में अटके थे? अच्छा 55 में था, नॉट 56, 55। वो 55 को अभी रुक जाओ, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में कराया जाएगा। दिस इज, ये वाला क्वेश्चन वी विल लुक इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं थी, ऐसा क्वेश्चन टॉपिक हम लोग उधर हैंडल करेंगे। अभी इसको रहने दो, ठीक है। ऑलराइट देन, एफबीओ में बताओ, एफबीओ में कहाँ डाउट आ रहा है? 1936, ठीक है तरुण। और बताओ एफबीओ में एनी क्वेश्चंस यू आर स्टक इन? हाँ एक मिनट, सॉरी, एफबीओ में 2473। एडवांस लेवल भी ले सकते हैं, टाइम बचेगा तो तब में। प्रायोरिटी पे पहले मैं ये करना चाह रहा था। अरे अभी गिवन नॉट गिवन का नहीं है तरुण, मतलब चैप्टर खत्म हो गया है, तुम अब आगे पूरा बुकलेट करो। ऐसा थोड़ा है कि मैंने अब बोला नहीं है तो आगे का बुकलेट करोगे नहीं, ठीक है। चलो 19th से स्टार्ट करते हैं। एफबीओ में 19th क्वेश्चन था, अरे 19th, अच्छा 19th में तो आपको मैंने पहले बताया था ना दैट यू हैड टू लुक फॉर दैट डायग्राम। ये 19th क्वेश्चन में इसमें क्वेश्चन में वो डायग्राम मिसिंग था, फिर आप में से किसी ने वो लिंक ढूंढ के दिया था मुझे कहीं से, तो ये डायग्राम था। हाँ ये इसमें यूज करना रहेगा, ठीक है। इसको यूज करके सॉल्व करना। ठीक है तरुण, इसको देख के सॉल्व करना, फिर नहीं आएगा तो डिस्कस करते हैं। ओके देन नेक्स्ट आपने पूछा था 36। 36 में हाँ हाँ एफबीओ का ही डाउट चल रहा है अभी। 36 was किरचॉफ इक्वेशन बेस्ड। रुको, इसमें नोटिस करना, आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेल्टा एच दे दिया है, 77 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछा जा रहा है। सो इट विल बी डेल्टा एच एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड
प्लस इंटीग्रल डेल्टा CP रिएक्शन dt T1 से T2, ठीक है, केल्विन में पुट करना, जनरली इट इज अ बेटर प्रैक्टिस, ठीक है। ये 300 केल्विन है और ये 350 केल्विन है। तो ये आपको डेटा दिया हुआ है -22.1 किलो कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी में ध्यान में रखना, यूनिट्स का ध्यान रखना। CP यहाँ पर कैलोरीज में दिया हुआ है, तो CP of HCl is given to as 6.8 minus half of 6.82 plus 7.7, ठीक है। ये आपका डेल्टा CP हो जाएगा इंटू T2 माइनस T1, 350 माइनस 300, ठीक है। ओ सॉरी, ये मैंने FBS का सॉल्व कर लिया। एक मिनट थोड़ी सी रुको, एक मिनट, गड़बड़ हो गई। FBO के क्वेश्चंस आप लोगों ने बोले थे, माय बैड मैन। एक मिनट, हाँ 19th भी एक्चुअली वो मैंने FBS का कर लिया, रुक जाओ। ये 19th, हाँ ये FBO का है, ठीक है। ये आइडियल गैस के लिए बात करा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, करेक्ट है। CP इज कांस्टेंट नहीं, ठीक है। टेम्परेचर अगर मेरा बढ़ जाता है तो CP का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा ना, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह भी आ सकता है, ठीक है, ड्यू टू वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इंक्लूड हो सकता है। PV is equal to NDRT for every infinite decimal process, नहीं, DPV will be equal to D of NRT, ठीक है। अब जो भी चेंज हो रहा हो, अगर आइसोबेरिक है तो प्रेशर इंटीग्रल के बाहर, मतलब इसके बाहर आ जाएगा ना, अदरवाइज तो विल हैव टू टेक दैट आल्सो इनटू अकाउंट, उसका चेंज भी लेना पड़ेगा, तो वो तो एवरी के लिए तो नहीं है, ठीक है। तो ओनली ए स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। देन FBO का ही 36, हाँ करेक्ट। तो इसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, दिस इज द रिलेटिव कंपैरिजन ऑफ एंट्रोपी इन जनरल, ठीक है। नाउ अमंग गैसेस नोटिस करना, एटॉमिसिटी जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, ग्रेटर एटॉमिसिटी, number of atoms per molecule implies greater entropy, ठीक है। that can be one thought process. The other is अगर मान लो atomicity भी ज्यादा सेम ही है तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे greater molecular weight implies greater entropy, ठीक है। so what do I mean by this, जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम है और नियॉन है, तो इसमें नियॉन की एंट्रोपी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हीलियम, दोनों मोनोएटॉमिक है, ठीक है। क्लियर है, हाँ समझ में आया तरुण तुम्हें, तुम इसमें कुछ कहना चाह रहे थे? ओके ग्रेट। देन FBO में आपने 24 एंड 73 भी बताया था। 24 कौन सा था? 24 एंड 23 जो है ना, ये थोड़े से गड़बड़ है, ठीक है। आपने इन पर दिमाग लगाया होगा तो बहुत अच्छी बात है।
बट इनको मैं सही करने के लिए इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। इनको अगर रेक्टिफाई करना है मुझे, क्योंकि इनमें ये एज इट इज ये क्वेश्चन गड़बड़ है। फॉर अ रिएक्शन एट कांस्टेंट p कॉमा t, ठीक है। फॉर अ रिएक्शन आप एनालाइज कर लो इनको, फिर आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें कैसा रहेगा, एंडोथर्मिक है, ठीक है। एंडोथर्मिक मतलब हीट अब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है। डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0, ये मैं फॉर श्योर कह सकता हूं। नाउ नोटिस करना, डेल्टा एस सिस्टम पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। यहां पर अब डेल्टा एस सिस्टम, it can be positive, it can be negative, can't comment. डेल्टा एस सराउंडिंग पर मैं फिर भी कमेंट कर सकता हूं। डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होता था, माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी सराउंडिंग, राइट। एंड यहां पर क्योंकि बोला है एंडोथर्मिक है, मतलब क्यू पॉजिटिव है, क्यू पॉजिटिव है तो ये टर्म कैसा हो जाएगा, लेस देन 0, है ना। ये टर्म पॉजिटिव है, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो मैं डेल्टा एस सराउंडिंग पर फिर भी कमेंट कर सकता हूं। सो डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी लेस देन 0, एंड कोई सा भी ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। एंडोथर्मिक है मतलब डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है। सिस्टम के ऊपर तो मैं कमेंट ही नहीं कर सकता, सिस्टम तो कुछ भी हो सकता है ना। एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है, वो तो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कांट कमेंट। तो इसमें लाइक यू कैन क्रिएट एन ई ऑप्शन, ठीक है। डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 and delta S surrounding to be less than 0, and that will be your correct answer, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं डेलिबरेटली बुकलेट में कभी सही नहीं करवाता। आई वांट स्टूडेंट्स टू गेट कंफ्यूज्ड अराउंड दिस, सो दैट उनको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो इस क्वेश्चन के साथ में। हाँ बोलो दिशा, इफ द एंडोथर्मिक है, वुडंट इट मीन दैट द प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल? नहीं, एंडोथर्मिक तो मतलब प्रोडक्ट लेस स्टेबल हो गया ना, like on the scale of enthalpy, higher will be product, lesser will be reactant, तभी तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा ना। एंडोथर्मिक होने का मतलब मोर एंथैल्पी मतलब लेस स्टेबिलिटी, समझ में आया दिशा? इनफैक्ट आप लोग ये ऑर्गेनिक में भी पढ़ते होगे ना ऐसा, ये वाला डायग्राम तो आपने देखा होगा ना, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस वाला। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ज़्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट,
नहीं 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 नहीं, तो आप डेल्टा एच को डेल्टा एस से थोड़ा रिलेट कर सकते हो, स्टेबिलिटी को आप डेल्टा एस से थोड़ा रिलेट कर सकते हो। ऐसा थोड़ा ना, मतलब देर आर पॉसिबिलिटीज ना, मतलब लाइक यहाँ पे नोटिस करना डेल्टा एच डेल्टा एस, ठीक है, किसी इंडिविजुअल रिएक्शन के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, दोनों डेल्टा नेगेटिव, ऑल आर पॉसिबल। Why do you say that they are related to each other? They are not related to each other at all. हाँ, डेल्टा एच सराउंडिंग डेल्टा एच के रिलेटेड है अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे बात कर रहा हूँ तो डेल्टा एच सराउंडिंग विल बी रिलेटेड टू डेल्टा एच सिस्टम अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहा हूँ तो। समझ में आया दिशा? ठीक है। हैविंग सीन दिस 24th क्वेश्चन में अब आप कमेंट करोगे कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब डेल्टा एच लेस देन 0। नाउ अगेन एज आई सेड, डेल्टा एस सिस्टम पर you can't comment. Delta S system isn't something which is anyhow dependent on delta H, क्योंकि उसका डेल्टा H से कोई लिंक नहीं है। It could be positive, it could be negative, we don't know. But yes, delta S surrounding, which is minus Q system upon T surrounding, ठीक है, constant pressure पे that Q is delta H only, तो यहाँ पर ये नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी ग्रेटर देन 0। ए ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? ठीक है, ग्रेट, गुड, आप लोग अच्छे क्वेश्चंस पे डाउट्स निकाल रहे हो। 73rd क्वेश्चन, 73rd आपने पूछा है एफ बी, हाँ 73rd गड़बड़ है ना, इसका आंसर नहीं मैच करता है पीछे से, ये मैंने उस टाइम पे भी डिस्कस किया था। 73rd का लाइक आंसर नहीं मैच करता है। आपको ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कंसिडर करते हो तो फिर किसी तो ऑप्शन से मैच करता है, बट वो पीछे आंसर नहीं है, ऐसा कुछ है, ठीक है। आंसर बिहाइंड आपको मैं तरीका बता देता हूँ, लाइक H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस इज गिविंग H2O लिक्विड, ठीक है। इसका डेल्टा H आपको -298 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, ठीक है। द थिंग इज, इस पे आप बॉन्ड एनर्जी डेटा अप्लाई नहीं कर सकते अभी, क्योंकि सब स्पीशीज गैशियस नहीं है, ठीक है। सो आपको पहले सारी स्पीशीज को गैशियस में कन्वर्ट करना रहेगा। सो यू एड अप दिस रिएक्शन, ठीक है, एंड नाउ यू अप्लाई द बॉन्ड एनर्जी डेटा। H2 gas plus half O2 gas is giving H2O gas, and इसका delta H will be like 298 में से 42 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा,
256 minus 256 kilojoule per mole, and now you can apply bond energy data. Okay, so minus 256 will be equal to bond energy hydrogen hydrogen plus half of bond energy oxygen double bond oxygen minus 2 hydrogen single bond oxygen, and this will give you the answer. ठीक है, ऑल राइट. FBO में हो गए, FBS में बता दो आप. चलो FBS में एनी क्वेश्चंस में डाउट्स? हाँ, क्या क्या लिखा आप लोगों ने? 23, 48, 62, 52. हाँ, मैंने इसके नीचे केमिकल इक्विलिब्रियम का भी डाला है, कर लेंगे तरुण, वेट करो. ओके, 23rd क्वेश्चन FBS का. ठीक है, FBS का 23rd. ये तो क्लास नोट्स में डिस्कस किया था दिशा. दिस इज इन क्लास नोट्स इटसेल्फ. ये मैं नहीं डिस्कस करूंगा अभी. रेफर क्लास नोट्स. देन नेक्स्ट आप लोगों ने बोला है 48 कौन सा है? ये भी मैंने क्लास नोट्स में डिस्कस कर लिया था. This was also something which I took in the class as an example. Same. This was also done in the class. एक बार देखना. Then 62. Oh, 62. हाँ. Good. ये 62 is something which is over and above what I have taught you in class. There is another important learning over here. Important तो क्या बोलूँगा, मतलब it is something जो कि मतलब बहुत ही कम जगह यूज आती है, बट इसके ऊपर ही क्वेश्चन है, तो आप वो लर्निंग भी यहाँ पे ग्रास्प कर लो. ठीक है, आपको रेजोनेंस एनर्जी क्यों दिया हुआ है वो समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ. ठीक है, चाहिए तो ये नोट्स में भी लिख लेना. द थिंग इज bond energy data can be applied only when all reaction species are gaseous. एक तो ये लर्निंग आप लोगों ने सीखी थी नोट्स में. दूसरा यहाँ पे नोटिस करना, all reaction species are theoretical. So this is the new learning for you, that all reaction species must be theoretical. तो यहाँ पर जब हम ये एक्चुअल मीथेनॉल के कंबशन के बारे में बात करते हैं, CH3OH लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, प्लस O2 गैस gives you CO2 gas, प्लस
H2O लिक्विड, ठीक है, 2 2 4 3/2, ये बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। अब इसमें नोटिस करना प्रॉब्लम 3 जगह है, लिक्विड है एंड द थिंग इज दैट दिस इज द एक्सपेरिमेंटल CO2, ठीक है, क्योंकि जो एक्चुअल बना है कंबशन करने पे वो CO2 यहाँ पर है। अब मुझे इनको वर्कआउट करना पड़ेगा बिफोर आई अप्लाई बॉन्ड एनर्जी डेटा, सो आई हैव टू ऐड this equation, I have to add this equation, ठीक है, ताकि लिक्विड वगैरह गैस में कन्वर्ट हो जाए, एंड I have to add CO2 experimental, CO2 theoretical, ठीक है, जो मेरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, थियोरेटिकल स्ट्रक्चर, जो मेरा हाइब्रिड है वो तो मेरा एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर रहेगा। इन तीनों को मुझे एडअप करना रहेगा, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कैसे मैनेज करना है इसको? लिक्विड को एलिमिनेट करना पड़ेगा, इधर के लिक्विड को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और ये जो एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर है CO2 का, ठीक है, इसकी जगह थ्योरेटिकल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये डेल्टा H और इनफैक्ट नेगेटिव ऑफ डेल्टा H वेपराइजेशन ऑफ CH3OH लिक्विड होता है, ठीक है, दिस विल बी 2 times डेल्टा H वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड, ठीक है, एंड दिस इज माइनस डेल्टा H रेजोनेंस एनर्जी ऑफ CO2, ठीक है, क्योंकि आपको याद है क्लास नोट्स में रेजोनेंस एनर्जी मैंने डिस्क्राइब किया था। रेजोनेंस एनर्जी इज डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द हाइब्रिड एंड द कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पर ये कैनोनिकल फॉर्म माइनस हाइब्रिड है, ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म राइट हैंड साइड पर है, हाइब्रिड लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो दिस इज माइनस ऑफ डेल्टा H रेजोनेंस एनर्जी। ये समझ में आ रहा है? जिसका भी डाउट था, रोनल, आर यू एबल टू गेट दिस? हाँ, अब आप इन सबको एड अप कर दोगे, ठीक है, अब आप इन सबको एड अप कर दोगे तो क्या बचेगा? जस्ट एक मिनट, आप इन सबको ऐड कर दोगे तो यू विल हैव CH3OH gas plus 3/2 O2 gas giving CO2 gas theoretical plus 2H2O gas, ठीक है। नाउ अप्लाई बॉन्ड एनर्जी डेटा, ठीक है, एंड यू विल बी नाउ सॉर्टेड, ठीक है, ओके। देन 52nd क्वेश्चन पूछा है अब मैंने, 52nd ये भी अपन ने कभी तो डिस्कस करा था। इसमें कैसा था, इसमें एक ऐसा नया एंथैल्पी बोल दिया, एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन, तो इसको हम डील कर सकते हैं ना, मतलब ऑल्दो ये सब नोट्स में मैंने बताया नहीं है कि व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन, बट साफ साफ आप इसका इक्वेशन तो लिख ही सकते हो ना, साइक्लोप्रोपेन टू प्रोपीन जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस करना कैसा कैसा डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन बोला जा रहा है, तो ये साइक्लोप्रोपेन है आपका C3H6 plus O2 is giving 3 CO2 gas
प्लस 3H2O लिक्विड एंड 6 प्लस 3 9/2। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। इनफैक्ट ये आपको फाइंड आउट करना है। दिस इज इनफैक्ट व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। अब आपको डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O, इसका तो 0 होगा O2 का, और प्रोपीन का दिया है, ठीक है, इसका नहीं दिया है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो व्हाट वी कैन से इज डेल्टा H रिएक्शन is equal to 3 times delta H formation of CO2 gas plus 3 times delta H formation of H2O liquid, ठीक है, माइनस 9/2 into 0, ठीक है, माइनस delta H formation of C3H6 gas, but which C3H6, this is cyclopropane, ठीक है। ये मुझे कैलकुलेट करना है, इसमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, दिस इज अननोन एंड दिस इज अननोन, राइट। अब इसके लिए मुझे क्या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे नोटिस करना क्या दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन साइक्लोप्रोपेन टू प्रोपीन, ठीक है, ये दिया हुआ है मुझे -33। so delta H is equal to -33 will be delta H formation of प्रोपीन माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन, दो अननोन फाइंड आउट कर लोगे, हो जाएगा हमें। चलो ठीक है, ग्रेट। सो FBS का भी हो गया, FBO का भी हो गया। अब मुझे DPPs में बता दो, DPPs में कुछ डाउट है तो, ठीक है। DPP में अब आई डोंट रिमेम्बर कौन सी DPPs का डिस्कशन हुआ था, कौन सा पेंडिंग रह गया था। आई थिंक लास्ट में मैंने कुछ 59th DPP दिया था। उल्टा स्टार्ट कर लेते हैं, 59th में कोई डाउट है? DPP 50 नंबर 59 में ओके, देन अगर इसमें नहीं है तो DPP 55 में बता दो। DPP 55 में एनी डाउट्स? देख लो, आई एम गिविंग यू कपल ऑफ मिनट्स, ढूंढ लो।
अच्छा, बुकलेट में गेट इक्विप टू एडवांस में तुम 35th क्वेश्चन के बारे में कह रहे हो? एक मिनट, लेट मी फाइंड आउट. Fifth question. Heat of hydrogenation of ethene and benzene is this much. तो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन कितना होगा? ठीक है, तो यहां पर नोटिस करना, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन implies ठीक है, this is what resonance energy of benzene will imply. Experimental minus theoretical. ठीक है, this is what resonance energy would be defined as energy difference between the hybrid and the most stable canonical form. ये आपको फाइंड आउट करना है. अब आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे नोटिस करना. आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन दिया है. ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन मतलब C2H4 गैस प्लस H2 gas is giving C2H6 gas. ठीक है, ये दिया हुआ है. ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अभी आपको स्ट्राइक नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में फिर भी कर जाएगा, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. C2H4 gas plus H2 is giving C2H6 gas. ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, जो ये X1 है, अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की टर्म्स में लिखूंगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो इट विल बी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्लस 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन माइनस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन प्लस 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन. ठीक है, so this X1, if I further simplify this, it will be carbon double bond carbon plus hydrogen single bond hydrogen minus carbon single bond carbon minus 2 times carbon single bond hydrogen. ठीक है, this is what X1 is. Okay, now अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन बोला जा रहा है. ओके, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का तो एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है ये. ठीक है, थ्योरेटिकल फॉर्म के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे. ओके, लेट मी राइट दिस डाउन. ओके, ये थ्योरेटिकल जो बेंजीन है, ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर है. theoretical benzene plus 3H2 is going to give you cyclohexane. ठीक है, and if you look at this reaction,
तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर आप नोटिस करोगे 3 टाइम्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में, प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, प्लस 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये रिएक्टेंट्स, माइनस प्रोडक्ट्स विल बी 6 कार्बन, अच्छा इनफैक्ट यहाँ पर एक और रहेगा, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन भी रहेंगे, 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन प्लस 12 कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो इफ यू सिंप्लीफाई दिस, तो ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन माइनस 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन minus 6 carbon single bond hydrogen. So you can notice that this is 3 times x1. ठीक है, आपको नहीं स्ट्राइक करेगा ये इतना इजीली, ठीक है। इफ यू आर नोटिसिंग दिस, तो दिस कम्स आउट टू बी 3 times x1. इतना स्ट्राइक कर रहा है, मतलब अब मैंने बताया है तब आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है। This was given in the question, ठीक है। This is something which I thought. हाँ, मतलब वो एक्सेंशियली यही रहा है यहाँ पर। इफ यू लुक एट अ डबल बॉन्ड इज ब्रेकिंग, कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और उसकी जगह कार्बन हाइड्रोजन के 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, एंड वही चीज यहाँ पर 3 टाइम हो रही है, ठीक है। सो दैट सिंप्लीफाइज द थॉट, बट लिख लिख के मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। तो इतना पार्ट समझ में आया आपको? अच्छा, ऑल्सो, ठीक है, नोटिस करना, ठीक है। ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन इज बेंजीन, बेंजीन मतलब हाइब्रिड स्ट्रक्चर, plus 3H2 giving cyclohexane, ठीक है। दिस इज गिवन एज X2, ठीक है। ये दिया है क्वेश्चन में कि बेंजीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन इज X2। तो ये बेंजीन लिया, विच इज योर एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर, ठीक है, प्लस 3H2 गिविंग साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन 3, let me call this as equation 2, and this is what I had called as equation 1. Now can you form equation 1 from 2 and 3? Can you form this one from 2 and 3? Can you write 1 as 2 minus 3? Right, so you can write 1 as 2 minus 3. So you have a formula in front of you that resonance energy is delta H hydrogenation, which is your theoretical, minus delta H hydrogenation, which is your experimental. ठीक है, resonance energy is equal to delta H hydrogenation theoretical minus delta H hydrogenation experimental, ठीक है। हाँ,
So theoretical is something which is calculated based on bond energy data. ठीक है, calculated via bond energy data, correct. And experimental, this is calculated via doing the experiment, and based on that you get this resonance energy. Okay, this is one of the ways in which resonance energy can be calculated. ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप करके देखो ना सार्थक। आप जो थर्ड है उसको रिवर्स कर लो और सेकंड में ऐड कर दो, H2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, चलो गुड। हाँ, कमिंग बैक टू द डीपीपीज, और कोई डाउट है? मतलब डीपीपीज में 59, 55 डीपीपीज आप लोगों ने करी है कि नहीं करी है, मुझे ऑनेस्टली बताओ, अदरवाइज आई विल नॉट स्पेंड टाइम ऑन दिस। मैं बैठ के डीपीपी नंबर बोलते जा रहा हूँ, बट आपने करी है तो मैं इनका नाम लूं, तो हम डिस्कस करें। नहीं करी है, ठीक है, चलो ऑलराइट। इसमें ये एडवांस लेवल का है, थर्मो में बुकलेट में एडवांस लेवल में कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं? सत्रह अठारह देखने दो मुझे, रेलेवेंट भी है कि नहीं आप लोगों के लिए। 17 और 18, एक मिनट। ये हम लोगों ने किरचॉफ इक्वेशन से कर लो ना, किरचॉफ इक्वेशन से नहीं कर पाओगे? लाइक 180 m एंड 273 केल्विन का तो डेटा आपको पता ही है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछा है, तो सीपी एटसेट्रा यूज करके फिगर आउट करो एक बार, है ना। सॉरी, 373 केल्विन का डेटा आपको दिया हुआ है और ये 298 केल्विन का पूछा जा रहा है, ठीक है, तो वो आप यूज करो एंड बताओ। 18th वाला तो समथिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था ना पहले भी। 18th वाले में लाइक दैट सिंगल स्टेज एक्सपेंशन, इसमें वर्क डन वाज इक्वल टू mgh से अपन निकालते थे ना, वर्क डन जो भी हम लोग कैलकुलेट करते थे, दैट इज यूज्ड टू लिफ्ट द मास, तो इट शुड बी इक्वल टू mgh। एंड वैसे ही if we are using the mass to lower the piston to the height by which the mass falls, mgh, that is what is the external work, that is what is will be equal to minus p delta v, p external into delta v। ये एक बार करो आना चाहिए, मतलब 18th वाला भी आ जाना चाहिए, नहीं आता है तो फिर दोबारा मैं पूछ लूंगा, डिस्कस कर लूंगा, मेरे हिसाब से तो एक बार आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, अच्छा केमिकल इक्विलिब्रियम में बता दो, चलो केमिकल इक्विलिब्रियम की बुकलेट में FbO FbS के डाउट्स।
केमिकल इक्विलिब्रियम में FbO में एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? FbO में 23rd, ओके। इसके अलावा एक मिनट, 2, 3, 4, 7, 19, 25, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम, अच्छा, उसके बाद में 25 के बाद में 43, 11, 36, 27, 13, 39, 33, 35, क्या कर रहे हो तुम लोग? इतने सारे डाउट्स, और फिर 28 भी बोल दिया। बाप रे बाप, अरे बाप। चलो ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, 3 इनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 2 में तो क्या करना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, राइट? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, तो ये 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू H2 इंटू I2 शुड बी इक्वल टू 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 21 इंटू HI का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये HI का स्क्वायर अपॉन H2 अपॉन I2 will be equal to, you will get it, and this is what your equilibrium constant is, and you get the answer, ठीक है? Then third question में वो तो इक्वेशंस को मैनिपुलेट करके करना पड़ेगा ना। इफ यू put this as 1, put this as 2, put this as 3, so यहाँ पे अब आप नोटिस करना, 1 + 3 = 2 दिख रहा है, 1 + 3 = 2, तो क्या रहेगा, K1 + K3, और सॉरी K1 × K3 will be equal to K2। अब आप सॉल्व कर लेना, ठीक है? ऑलराइट, फोर्थ KP KC बराबर होना चाहिए, तो आपको KP KC के बीच का रिलेशनशिप तो आता ही है ना, KP = KC × RT raised to the power of delta Ng। यहाँ पर डेल्टा Ng 1 है, ठीक है? तो यहाँ पर R × T। अब ये आपके सामने चैलेंज रहेगा कि मैं R का कौन सा वैल्यू लूँ, ठीक है? सो RT raised to the power of 1 is 1, तो मतलब T = 1 upon R, ठीक है? अब इसमें अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है? क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन में देना चाहिए था assuming KP had units of ATM and KC had units of mole per liter, ठीक है? तो फिर ये R का वैल्यू जस्टिफाइड है, 0.0821 लेना एंड देन आंसर रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसमें ये ड्रॉबैक है, क्वेश्चन में देना चाहिए था, ठीक है? सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ which of the following molar ratio, तो निकल जाना। एक्टिविटी ऑफ सॉलिड को क्या करने का है, Kc = एक्टिविटी ऑफ सॉलिड 1 लेने का है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब, और यू कैन से कॉन्सेंट्रेशन भी ले सकते हो आप अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में डिस्क्राइब्ड है तो, अपॉन
एक्टिविटी ऑफ आयरन सॉलिड भी 1 रहेगा एंड H2O, राइट, ये 27 है, मतलब concentration of H2 upon concentration of H2O is 3, रेशियो ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, राइट, क्यूब रूट ले लिया ना। समझ में आया ये? जिसको भी डाउट है देखो फटाफट फटाफट बताना, क्योंकि मैं फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, देन 2 3 4 7, 2 3 4 7 के बाद में नेक्स्ट क्या है? 11 13, 11 11 को छोड़ दो, ठीक है, ये 11 को छोड़ दो, 11 isn't something which अभी आपको करना है, वो केमिकल काइनेटिक्स में बता दूंगा मैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। 11 को छोड़ दो, लीव, ठीक है। 13th वाले में आप नोटिस करो ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस, इफ इसका 64 दिया हुआ है, राइट, तो इसको आप अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर लोगे, हाफ H2 प्लस हाफ I2 इज गिविंग HI, तो इसका K कितना हो जाएगा, √64, दैट इज 8, और फिर इसका रेसिप्रोकल ले लोगे, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा HI गिविंग हाफ H2 प्लस हाफ I2, तो इसका K कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 1/8, रेसिप्रोकल ऑफ 8, दैट इज 1/8, ठीक है। ऑल राइट, देन 19th, थैंक्स थरुण। 19th is a trick question. 19th is a trick question in the sense that equilibrium constant value depends only on temperature. Depends only on temperature. तो अगर मैं कुछ reactant प्रोडक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 23rd, 23rd नहीं नहीं 23rd ये गड़बड़ अभी आ गया, नहीं नहीं, ये थोड़ा बाद में करेंगे, लेटर। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही लिखा हुआ है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा हुआ है तो वापस ठीक है, इसमें सेम यही कैच है। इसका आंसर पीछे कुछ और दिया हुआ है, डी ऑप्शन आंसर रहेगा, ठीक है, डी इज द आंसर। आई थिंक पीछे कुछ गड़बड़ दिया हुआ है। द चेंज ऑफ प्रेशर विल नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन ऑल दीज रिएक्शन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ओके, देन नेक्स्ट आपने कौन सा पूछा है, कहाँ गए कहाँ गए, एक मिनट, देन ये सारे तो हो गए ना, 25th and 27th, 25 27 28, okay, what is 25? 25 hmm, ये एक्चुअली मोल कंसेप्ट जैसा हो गया, ठीक है। ये N2O4 है एंड दिस इज डिसोसिएटिंग इनटू 2NO2, स्टार्ट में 1 मोल, ठीक है। इसके लिए बोला जा रहा है दैट x इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब यानी कि x मोल्स डिसोसिएट करा रहा हूँ, इसलिए मैंने स्टार्ट में 1 ले लिया, ठीक है, बिकॉज x इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो 1 में से x मोल्स रिएक्ट हो गए, तो इसके 2x बन जाएंगे, और इक्विलिब्रियम पे क्या रहेगा, 1 - x एंड 2x, ठीक है। अच्छा ये होमवर्क में नहीं था,
ओके ओके, हाँ मतलब क्योंकि मैंने हो सकता है कि इसके क्वेश्चंस नहीं दिया हूँ, क्योंकि मैं करा देता हूँ, ये क्लास में मैं कराता नोट्स में एक्चुअली। नहीं 19th में ये तो हमने क्लास नोट्स में पढ़ा था ना, जब हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तरुण। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम में हमने देखा था दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। वो मैंने कॉज एंड इफेक्ट वाला स्टेटमेंट भी दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो ये 25th वाला मैंने होमवर्क में नहीं दिया था आपको, तो ठीक है इस पर टाइम स्पेंड नहीं करते क्योंकि मैं क्लास में कराऊंगा। ठीक है, आई टेक दिस अप इन द क्लास इटसेल्फ। देन 27th में आपको ये नेट रेट को जीरो करना है ना। 27th वाले में all you have to do is that at equilibrium will be zero net rate, यानी कि फॉरवर्ड, ठीक है ये रेट ऑफ फॉरवर्ड हो गया, should be equal to rate of backward at equilibrium, right? So 2.6 into 10 की पावर 3 into NO का स्क्वायर into O2 should be equal to 4.1 into NO2 का स्क्वायर। अब आपको NO का डेटा दिया है, O2 का डेटा दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको तो शिफ्ट पूछा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ओ, तो ओके, नहीं नहीं नहीं, तो इसमें आपको तो ये पूछा है, ठीक है। ओके ओके ओके, यहाँ पे आप नोटिस करना, ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड, ठीक है। ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका रेट ऑफ बैकवर्ड, ठीक है। सो कंपेयर आर एफ एंड आर बी बाय पुटिंग दीज वैल्यूज, ठीक है। ये वैल्यूज डाल के कंपेयर करना। अगर रेट फॉरवर्ड कम्स ग्रेटर देन रेट बैकवर्ड तो इम्प्लाइज फॉरवर्ड जाकर, ठीक है, फॉरवर्ड जाकर इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, रिएक्शन proceeds in forward direction, एक मिनट, in forward direction to attain equilibrium and vice versa। ठीक है, अगर फॉरवर्ड कम्स आउट लेसर देन बैकवर्ड तो इसका मतलब हो जाएगा दैट रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। एंड अगर आर एफ इक्वल टू आर बी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इट इज एट इक्विलिब्रियम, वैसे आप जज करोगे। ठीक है, ये 27th क्वेश्चन रहेगा। देन 28th भी आप लोगों ने पूछा है। 28th क्या रहेगा, 28 तो फॉर्मूला है, मतलब वो उसमें मैं क्या बताऊंगा। अच्छा वो एफबीएस का पूछा था तुमने, ठीक है। अच्छा देन 33, 35, 36, 33, 33 में क्या दिक्कत हो गया, 33 में इन तीनों को एड अप कर दोगे तो हमारी डिजायर्ड इक्वेशन बन जाएगी ना। लाइक इफ यू ऐड, this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4th, so the 4th is actually 1 plus 2 plus 3, दिख तो रहा है साफ साफ। तो ये k1 इंटू k2 इंटू k3 हो गया ना मेरा k4। इसमें करूँ क्या मैं, 35 में, 35 में भी अब आपको यही तो मैनिपुलेशन करना है। ये इतना थर्मोकेमिस्ट्री में प्रैक्टिस नहीं करा क्या मैनिपुलेशंस करने का। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ और इसको अगर मैं इक्वेशन
2 बोल रहा हूँ और इसको अगर मैं 3 बोल रहा हूँ तो मतलब क्या करूँ अब मैं इसमें? 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 और इनफैक्ट 1 प्लस 2, कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे एडअप कर दो। मतलब नॉनसेंस, लोग टाइम मत वेस्ट करो मेरा। 36 नहीं बता रहा मैं, भाग जाओ। नॉनसेंस। 39 and 43। 39। हम्म 39th में क्या बोला जा रहा है? 0.2 मोल्स ऑफ H2 प्लस 2 मोल्स ऑफ S2 सॉलिड है, ठीक है? ये गड़बड़ कर दी होगी यहाँ पे। इन वन, what would be the partial pressure of H2 as gas? तो H2 gas plus sulfur solid is giving H2 as gas, ठीक है? Kp दिया हुआ है इसका। Start, reacted, produced and equilibrium, ठीक है? 0.2 to nothing, minus x and x, 0.2 माइनस x, ये सॉलिड है, मुझे इसके बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसकी एक्टिविटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, राइट? तो Kp इज इक्वल टू Kx इंटू पी टोटल रेज टू द पावर ऑफ डेल्टा एन जी, ये मैं यूज़ कर लेता हूँ, Kp दिया हुआ है, ठीक है? क्योंकि एनालिसिस मैंने मोल्स में करा ना। अब Kx कितना हो जाएगा? x अपॉन 0.2 और 0.2 माइनस एक्स अपॉन 0.2, ठीक है? रेज टू द पावर 1 रेज टू द पावर ऑफ 1 एंड पी टोटल, क्योंकि यहाँ पर ये डेल्टा एन जी 0 है ना, तो ये 1 हो जाएगा। तो इससे आपका Kp आ जाएगा x अपॉन 0.2 माइनस एक्स करके, तो इससे x आ जाएगा। x आ जाएगा तो फिर आप मुझे पार्शियल प्रेशर भी बता सकते हो। पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका पूछा है? H2S। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S विल बी x RT by V, ठीक है? क्लियर है ये? ओके, देन आपने पूछा है 41, 41। इसमें तो मतलब बस एक्सप्रेशन लिखना ही तो है, मतलब इसमें आपको एक्चुअली सॉल्विंग कुछ नहीं करनी है। हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ 41 क्यों डाउट रहा आपका। इसमें आपने थोड़ा एक्स्ट्रा सोच लिया होगा। Kp is simply partial pressure of SO3 का स्क्वायर अपॉन partial pressure of SO2 का स्क्वायर partial pressure of O2 raised to the power of 1, राइट? एंड partial pressure of O2 पूछा जा रहा है और SO3 एंड SO2 आर इक्वल, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डायरेक्टली आ गया ना, इसमें एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए आप थोड़ा अटक गए होंगे। दैट्स इट। ठीक है, 43rd में क्या अटक गया यार? 43rd में मतलब थोड़ा सा अलग कर दिया बस, और क्या दिक्कत है? PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस इज गिविंग PCl5 गैस, ठीक है? और इसका Kc आपको दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 इंट्रोड्यूस्ड आर A, ठीक है? ये स्टार्ट हो गया, रिएक्टेड, प्रोड्यूस्ड एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है? माइनस एक्स प्लस एक्स होगा, ये a माइनस एक्स, एक्स एंड एक्स हो जाएगा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल रहेंगे, ठीक है? सॉल्व
a and x कैसा, एक तो kc से रहेगा, kc will be a minus x upon 2.5 divided by x upon 2.5 into x upon 2.5, ये एक इक्वेशन रहेगा। और दूसरा इक्वेशन आपको दिया हुआ है that Cl2 का concentration 0.2 मोलर है, concentration of Cl2 is given to as 0.2 मोलर, so it is x upon 2.5। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल a और x सॉल्व कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा ही तो अलग क्वेश्चन था। चलो आज के लिए इतना काफी है, मेरी एक और 10 बजे से क्लास है, तो आई विल टेक अ क्विक ब्रेक इन बिटवीन एंड वी विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। केमिकल इक्विलिब्रियम के आपके बचे हुए डाउट्स भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। मैं एफबीएस के डाउट डिस्कस करके ही आगे बढ़ूंगा, ठीक है। करता हूँ नेक्स्ट क्लास में करता हूँ तरुण, अभी मेरा 10 बजे से नेक्स्ट क्लास है, आई नीड अ क्विक ब्रीदर, भूख लगी है, कुछ खाना है मुझे। सो हम लोग यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। मैं पहले आपके डाउट डिस्कस करूंगा केमिकल इक्विलिब्रियम के, ताकि एक बेस क्लियर हो जाए आप लोगों का, छोटे छोटे डाउट्स क्लियर करना जरूरी है, एंड देन फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलो, ऑल राइट, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।